राना सुनाला साहब, ये जो 9 मई के मुकदमात में जो सज़ाएँ दी गई हैं, तो तहरीक इंसाफ के बहुत से जो रहनुमा हैं उनका ये मौक़िफ़ है जी कि जिस तरीके से हमें सज़ाएँ दी जा रही हैं, हमारी स्पेस ख़त्म हो गई है। जैसा कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर थे उमर अयूब साहब, सज़ा हुई डिसक्वालीफाई। सेनेट में अपोजिशन लीडर थे शिबली फराज, सज़ा हुई डिसक्वालीफाई। तो अब इमरान खान साहब कह रहे हैं जी कि महमूद खान अचकज़ई को बनाएं आप अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में, क्योंकि उस पर 9 मई का कोई केस नहीं है। तो अगर महमूद खान अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर बन जाते हैं तो उस पर भी आप एतराज़ करेंगे? नहीं, हमें तो एतराज़ नहीं होगा। जो लोग अपोजिशन में बैठे हैं मेंबर्स, वो जिसको भी चाहें अपना लीडर जो है वो नामज़द करके स्पीकर साहब को भेज सकते हैं, लेकिन ये महमूद खान अचकज़ई साहब को लीडर अपोजिशन लीडर नहीं बनाएंगे। इन्होंने एक दिन अनाउंस किया, उसके बाद दूसरे दिन उसको वापस ले लिया। अच्छा, उमैर न्याज़ी साहब ये बताएं ना कि ये भी एक और मिसाल है कि इमरान खान साहब कहते हैं जी कि महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाएं, लेकिन आपकी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसमें इख्तलाफ राय पैदा हो जाता है। अभी तक वो मामला जो है वो लटका हुआ है। वैसे तो इस पर अब एक लीगल इशू भी आ गया है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने प्रोसेस जो है वो रोक दिया है उमर अयूब साहब के ख़िलाफ़ और शिबली फराज साहब के ख़िलाफ़। फ़र्ज़ करें वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है और डिसक्वालिफिकेशन जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाती है, तो फिर तो अचकज़ई साहब के बारे में इमरान खान साहब का डिसीजन फाइनल है। आपको तो उन पर एतराज़ नहीं है या आपको भी है? नहीं, वो उसमें किसी को भी एतराज़ नहीं है। खाली जो भी एतराज़ था कि भाई एक प्रोसेस है, उमर अयूब साहब हमारे साथ चले, ज़ाहिरी बात है, और उनकी पकड़ भी ज़्यादातर बोलने की वजह से हुई कि इस एज़ ऑपोजिशन लीडर कुछ उन्होंने बातें की फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो जिस पे उनकी पकड़ की गई, और उसके बाद आपने देखा गया कि उनको बाहर निकाल दिया गया। तो अगर आज हम अपने दोस्त को, जिसके पास एक स्टे ऑर्डर भी है, उसके साथ नहीं खड़े होते तो ये उसके साथ ज़्यादती है। तो जिस वक्त अगर लीगल प्रोसेस जैसा आप कह रहे हैं कल्मिनेट होता है और वो उमर अयूब साहब के अगर फेवर में नहीं होता तो कोई दूसरी दो राय नहीं है। और आज भी खान साहब ने दोबारा महमूद खान अचकज़ई साहब का नाम एंडोर्स किया है। अच्छा राना सुनाला साहब, अब एक और ख़बर है कि साबिक़ सदर आरिफ अलवी साहब की जो पूरी फैमिली है उसको नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के रूबरू पेश होने की हिदायत की गई है, और ख़ास तौर पे उनके जो बरखुरदार हैं उसके बारे में ये कहा जा रहा है जी कि उन पे इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ नामुनासिब कंपेन चलाई है। एक फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उस पर और उसके ख़ानदान को इस तरीके से अगर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो इससे आपके ख्याल है पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा? नहीं, देखिए, अब इसमें मेरे पास कोई फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनके ऊपर इल्ज़ामात क्या हैं, लेकिन ये बात सुनी जाती रही है कि जब आरिफ अलवी साहब अमेरिका में मौजूद थे तो वहाँ पे उनकी सरगर्मियाँ जो थीं वो काफ़ी हद तक उनके मतलब जो है वो शक व शुबे का इजहार किया जाता था जिन लोगों से वो मिलते रहे हैं। और उसके अलावा भी उनके बेटे से मुतल्लक भी कि उनके कोई राब्ते या उनकी गुफ्तगू। तो मामला ये है कि अगर उन्होंने किसी ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा लिया है तो फिर क्या वो उनके शायान शान थी कि वो एक साबिक़ सदर हो के तो फिर इस किस्म की गुफ्तगू और इस किस्म की जो है वो एक्टिविटीज़ में जो है वो शामिल हों। और अगर वो ऐसे शामिल हुए हैं तो फिर उन्होंने एक फॉर्मर प्रेसिडेंट की फैमिली का जो स्टेटस है उसको उन्होंने वायलेट किया है, उसको उन्होंने डिग्रेड किया है। तो अगर उन्होंने किया है तो फिर उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। इस पे बैरिस्टर उमैर न्याज़ी साहब आप कुछ कहेंगे कि आरिफ अलवी साहब पे जो इल्ज़ामात हैं उसमें कितनी सदाकत है? देखें, उन्होंने बाहर गए ट्रिप पे मीडिया इंटरेक्शन किया। मीडिया इंटरेक्शन में उन्होंने खान साहब की बात की, मौजूदा जो इलेक्शन जिस तरह से छीना गया है उस पे बात की। अगर इसको हम उस पैराए में ले जाएं तो देखें ये तो फिर बहुत ही जो है ना सख्ती बरत रहे हैं। देखें, मैं राना साहब को क्रिटिसाइज़ कर सकता हूँ एज ए पॉलिटिकल पर्सन, मेरा मैंडेट है, ये मुझे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं अगर मैं अपने जॉब ठीक नहीं कर रहा। तो इतनी तो अदम बर्दाश्त होनी चाहिए। अगर इसको भी हम ले जाएँ कि पाकिस्तान में कोई बोल ही नहीं सकता, ताले लगे हुए हैं, पीका के ज़रिए मीडिया को तो पहले लगा दिया, अब आप कहें कि सियासतदान भी ना बोलें, अपनी पार्टीज़ का एजेंडा ना कैरी करें, तो फिर ख़ुद देखें हम किस तरफ ले जा रहे हैं निज़ाम को। अच्छा, अब आप भी बात कर रहे थे कि जी पब्लिक के बहुत से जो मामलात हैं, मसाइल हैं, वो नज़रअंदाज हो रहे हैं। तो राना साहब,
हमने कल भी एक इशू पे बात की थी, बिल्कुल लोग भी हमें भी ये कहते हैं जी कि आप सिर्फ ये जो हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई है इसी पे बात करते रहते हैं, हमारे मसाइल पे बात नहीं करते। हमने कल भी बात की थी और आज फिर हम ज़रा वो नोटिस जो हमने कल लिया था उसको आज हम फिर थोड़ा सा आपकी खिदमत में पेश करें कि जो आटा है उसकी कीमत में काफ़ी इजाफा हो रहा है। और कल तो हमने सिर्फ बात की थी कि इस्लामाबाद से लेकर कराची तक आटा महंगा हो गया, आज हम मार्केट की एविडेंस आपकी खिदमत में पेश करें, ज़रा देखिए। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में रोजाना की बुनियाद पर आटे की कीमत में इजाफा जारी है। दुकानदारों के मुताबिक सिर्फ एक हफ्ते में 15 किलो आटे के बैग की कीमत 1050 से बढ़कर 1400 रुपए तक जा पहुंची, जिस पर शहरी सरापाए एहतजाज हैं। गरीब एक आटा खा जाता वो भी महंगा हो गया, किसे फरियाद लेके जाए हम? अगर आटा भी छीन लेते हैं तो गरीब आदमी किधर जाएगा? छोटे छोटे जिनके बच्चे हैं वो क्या खाएंगे, भूखे मरेंगे और क्या करेंगे। रोटी खाने के लिए ये सस्ता कर रहे हैं, मेहरबानी है, गरीब आदमी को बहुत मुसीबत है। फ्लावर डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पंजाब हुकूमत की गंदम की डी रेगुलेशन पॉलिसी से काश्तकारों ने गंदम के मनमाने रेट्स मुकर्रर कर रखे हैं। एक मन गंदम का रेट 2400 रुपए से बढ़ाकर 3250 रुपए कर दिया गया है। सीएम पंजाब से खुसूसी तौर पर रिक्वेस्ट करूँगा, जो गंदम माफिया है इन लोगों पे कंट्रोल करें और इस तरह का एक नोटिफिकेशन फौरी तौर पे जारी करें जिसमें गंदम का रेट फिक्स हो जाए। हुकूमत के मुताबिक रवां बरस गंदम की पैदावार साल 2025-26 की मुल्की जरूरियात पूरी करने के लिए काफी है। ताहम माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि आटे की बढ़ती कीमतों को फौरन लगाम ना दी गई तो जल्द बड़े बहरान का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ राशिदा शुएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। जी, ये थी रिपोर्ट राशिदा शुएब की। राना साहब, ये मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट किया है कि ये मामला खुदा न खास्ता सियासी भी बन सकता है और ये आप देखें कि सैलाब आ रहे हैं पाकिस्तान में और ग़िज़ा की किल्लत भी हो सकती है। और इस सूरत हाल में अगर ये मार्केट में आटा, चीनी, दाल, बाकी जो चीज़ें हैं इनके रेट्स जो हैं उसको कंट्रोल ना किया गया तो फिर आप समझते हैं फ़ायदा किसको होगा? नहीं, देखें, बात ये है कि हुकूमत को तमाम तबकात का ख्याल रखना चाहिए। जो किसान है वो भी कोई अमीर आदमी नहीं है। मामला ये है कि गंदम की जो कीमत है, मीर साहब यकीन करें, ये 3,000 के माइनस प्लस होनी चाहिए। ये 31-3200 हो जाए, 28-2900, 2100-2200 में किसान को जो है वो कुछ नहीं बचता। बिल्कुल ठीक है। तो मामला ये है कि आटे की कीमत में फिर जब अगर गंदम जो है वो 21-2200 से 3,000-3100 पे होगी तो आटे की कीमत में थोड़ा इजाफा तो होगा, लेकिन वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन इजाफा जो है वो नहीं होना चाहिए। तो मामला ये है कि जहाँ पे गरीब आदमी जो है उसको आटे की महंगाई जो है वो उसको को जो है वो अटैक करती है या उसको गिरा गुजरती है, तो किसान भी गरीब आदमी है। गंदम की भी कीमत जो है ना वो 2100-2200 जो है ना वो कोई कीमत नहीं है, उसको अपनी लागत भी जो है वो उसकी पूरी नहीं हुई। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों को मैं समझता हूँ कि हुकूमत या जो हमारा महकमा ज़राअत है उसको बैठ के इस चीज़ को जो है वो रिज़ॉल्व करना चाहिए। गंदम की कीमत भी जो है वो बेहतर होनी चाहिए और उसके साथ आटे की कीमत में उतना ही इजाफा होना चाहिए जितना कि ज़रूरी है। जी, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, ये मामला जो है इस पे आप राना साहब से इत्तफाक करते हैं कि नहीं कि जो किसान है उसको भी थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए और गंदम की कीमत जो है उसमें इजाफा होना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल राना साहब ने बड़ी मुनासिब बात की है, मगर मसला ये है ना कि ये हमसे इब्तिदा कराई किसने? देखें, जब IMF के सामने आप बैठ जाएंगे और हर चीज़ मान लेंगे फिर ये प्रॉब्लम तो होगा। आपको ख़ुद पता है कि वीट आपका बेसिक कमोडिटी है। वीट जिस तरह इंडिया में चावल के बगैर सर्वाइवल नहीं है, यहाँ वीट के बगैर सर्वाइवल नहीं है। आपकी एसेंशियल कमोडिटी है, इसकी थोड़ी सी भी शॉर्टेज हुकूमतें गिराना तो दूर की बात, मतलब यहाँ तो जो है ना खून रेजी पे मामला आ सकता है। 25 करोड़ का मुल्क है, तो इसको तो बड़ा ही जो है ना ठीक तरीके से बरतना चाहिए था। इंडिया की मिसाल ले लें, इंडिया अपना सेला चावल किसी को
एक्सपोर्ट ही नहीं करने देता। बासमती आप जितना मर्जी एक्सपोर्ट करें, सेला ख़रीदता कौन है? हुकूमत ख़रीदती है। जब एक्सेस होती है तो वो ख़ुद एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ हमने क्या किया है कि हमने कहा कि हुकूमत ने ख़रीदनी नहीं है। अब क्या हुआ कि किसान से तो ये गंदम निकल गई, अब मिडल मैन कमा रहा है। अब मिडल मैन का आप जितना मर्जी फ़ायदा करा लें, उनके गोदाम भरे हुए हैं, अब आप उन्हें रोक भी नहीं सकते क्योंकि आपने सपोर्ट प्राइस भी नहीं रखी। मगर जो किसान ने, जिसकी जेब से जो है ना आप ख़ुद 2200 अरब रुपया इन 2 सीज़न में चला गया है, उस गरीब किसान का आप किस तरह से उसे दोबारा पैरों पे खड़ा करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलें, अच्छी बात यह है कि इस मामले में राना सनाउल्लाह और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब के ख्यालात में काफ़ी हद तक इत्तेफाक राय पाया जाता है। कम से कम ये दोनों जो हैं ये पाकिस्तान का जो किसान है उसके मुफाद की बात कर रहे हैं और इनका ख्याल है कि किसान को भी कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए।